नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने एंड किया था, तो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उन्हें दोबारा फिर से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या था कि आपने देखा था कि जो डैनियल सेल होती है, वो डैनियल सेल जो है ये चार्ज नहीं होती है, ठीक है, चार्ज नहीं होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है कि जब इसका उपयोग होता है तो उपयोग होते होते यहाँ पर आपने पढ़ा है कि जिंक की जो छड़ हो वो धीरे धीरे अपघटित होके क्या होती है, कमजोर हो जाती है। दूसरा, इधर क्या हो रहा है, इधर आपने देखा है कि ये जो कॉपर डाई पॉजिटिव आयन है जो एक्वस होता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये इस छड़ पर जाके क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। तो फिर क्या होगा, ये छड़ जो है वो मोटी होगी, ठीक है, क्या होगी, मोटी होगी, क्योंकि इस पर कॉपर सॉलिड की और ऊपर से परत चढ़ेगी, ठीक है। अब जिसके कारण जब धीरे धीरे क्या होता है, ये छड़ समाप्त हो जाती है और ये जो पूरी सेल होती है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। एक ये पॉइंट रह गया था। एक और बचा था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाहित हो रहे हैं तो इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा इधर होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके बाद अब आके इसे हटाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव पढ़ लिए थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये हम ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा हुआ था, ऑक्सीकरण और अपचयन विभव, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक जानकारी और पढ़ते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इससे पहले ये देख लें मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए, बहुत ही सरल होता है, सिंपल सा। जब अर्ध सेल, ठीक है, अर्ध सेल को हम क्या करते हैं, मानक कंडीशन में बना के तैयार करते हैं, तो उसका अब उसमें से क्या उत्पन्न होगा, विभव, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोल देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस क्या है, मानक कंडीशंस क्या है। तो देखते हैं कि जो अर्ध सेल होती है उस अर्ध सेल को, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हमारे पास एक तरफ की सेल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक तरफ का मतलब अर्ध सेल है, ठीक है, ये रहा, और इसमें मैंने ये, ठीक है, एक छड़, धातु की मेटल की छड़ इसमें डाल दी और ये बना के तैयार कर दी, ठीक है। अब इसमें जो मैंने विलयन भरा है ये मानक होना चाहिए, ठीक है। अब जिस स्थान पर मैं ये, ठीक है, ये सेल अर्ध सेल बना रहा हूं, ठीक है, अर्ध सेल, वहां का तापमान कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, या फिर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये टेम्परेचर नियत है, कांस्टेंट है कि इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस विलयन में
ठीक है, मतलब जो हमने मेटल लिया है, धातु की जो छड़ ली है, उसी छड़ का क्या होना चाहिए, यहाँ पे लवड़ीय विलयन होना चाहिए। तो ये लवड़ीय विलयन जो है ना, वो क्या होना चाहिए, 1 मोल, ठीक है, प्रति लीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये जो लवड़ीय विलयन है, वो लवड़ीय विलयन कैसा होना चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में लवड़ का 1 मोल घुला होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये इलेक्ट्रोड है, अब इसी इलेक्ट्रोड पे क्या उत्पन्न होगा भाई, विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो विभव उत्पन्न होगा, तब हम इसे क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसे लिखते हैं। चलिए, एक अर्ध सेल क्या करते हैं, एक अर्ध सेल जब 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसे क्या करते हैं, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी बहुत ये उपयोग होगा आगे। ठीक है, करते हैं, इसे E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए ये थी जानकारी जो आपको बतानी थी। ठीक है, अब आगे यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज और देखिए, अगर जो हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव पता चल गया, तो इसका ऑक्सीकरण विभव, ये भी तो मानक ऑक्सीकरण विभव हो सकता है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव, तो यहाँ पर अगर जो हम इसे कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे E0 ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करने लगेंगे। ठीक है, तो ये मानक कंडीशन में हो जाएगा। अब इसका जो विभव होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आगे सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ठीक है, इसे शॉर्ट में EMF ठीक है, EMF भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं, तो ये बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए मैं इसे लिखता हूं, तो वो क्या होता, कहलाता है। ठीक है, कहलाता है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन से थे, तो आपने पढ़े थे, दोनों इलेक्ट्रोड जो थे, एक था कैथोड और एक था एनोड। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था और कैथोड पर अपचयन हो रहा था। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेल विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, दोनों आपको पता चल गए हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जो एनोड था, ठीक है, एनोड जो था उस पे क्या हो रहा था भाई, जो लेफ्ट साइड होता है उस तरफ ऑक्सीकरण होता है,
और ऑक्सीकरण वाले पार्ट को हम एनोड कहते हैं। अब एनोड हमने ऋणात्मक बताया था आपको। एनोड कैसा था? ऋणात्मक था, ठीक है। अब ऋणात्मक क्यों था? क्योंकि जो इसका विभव होता है वह विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। जो इसका विभव होता है वह विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। इसी कारण इसे हम नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। एनोड को ऋणात्मक क्यों बोलते हैं? एनोड को ऋणात्मक क्यों लिखा गया है? तो यही रीजन है कि इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। इसी कारण इसे हम ऋण यानी कि एनोड को ऋण पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, ठीक है, तो इसे अब अपचयन को धनात्मक क्यों कहा? क्योंकि इसका विभव विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसी कारण इसे हम धन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सेल विभव, ठीक है। अब उसके बाद आगे का पॉइंट है कि सेल विभव। अब सेल विभव हमने जान लिया है, सेल विभव जान लिया है। अब मानक कंडीशन में भी तो सेल विभव होगा, ठीक है, यस होगा, ठीक है। जब यही कंडीशन जो है ना, वो ये जो विभवों का अंतर, दोनों विभव किस में आए? मानक कंडीशन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानक सेल विभव कहेंगे। और मानक सेल विभव को किससे प्रदर्शित करेंगे? मानक सेल विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। मानक सेल विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ई नॉट सेल क्यों हुआ है? क्योंकि अब भाई हमने आपको अभी पढ़ाया है जो कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड होते हैं। तो कैथोड और एनोड जब दोनों ही मानक कंडीशन में है तो उसका जो सेल विभव है वो भी मानक कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे हटाते हैं। अब सेल विभव, ये जो सेल विभव होता है दोनों के अंतर पर निर्भर करता है। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो ई सेल बराबर क्या होगा? कैथोड। अब कैथोड जो था उसे हमने किस से प्रदर्शित किया? ई। अब इसके ही अंतर को इसमें से ये घटाओ तो इसके अंतर को ही तो देखेंगे, तो ये हो जाता है ई रिडक्शन। क्या हो जाएगा? ये ई रिडक्शन, ठीक है, माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो सूत्र है वो मानक इलेक्ट्रोड ये जो है वो सेल विभव हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। पूरी सेल का जो विभव है वो क्या है, या हम ये कहते हैं ईएमएफ। यहाँ पर दूसरा हम सब क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ। सेल की जगह पर ईएमएफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, अब यही चीज अगर जो हम मानक कंडीशन में आए तो मानक कंडीशन में हमें कौन सा सूत्र मिलेगा? तो मानक कंडीशन में ये होगा हमारे पास ई नॉट सेल बराबर क्या है? ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये किस में है? ये हमारे पास मानक कंडीशन में, मानक, ठीक है, अवस्था में, ठीक है। ये मानक अवस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों हमें प्राप्त हो गए हैं। तो सेल विभव का सूत्र आपको पता होना चाहिए। सेल विभव ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। इससे आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं इस सूत्र से, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। इस सूत्र से एकदम आसानी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और जब नष्ट इक्वेशन से सवाल आते हैं तो एक सूत्र आपको ये भी लगाना होता है, क्योंकि उसमें ई सेल जब नहीं दिया होता है तो आपको ई सेल की जगह पर किसका विभव देता है? वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के विभव देता है। तो आप जब तक ई सेल नहीं निकालेंगे तब तक नष्ट इक्वेशन में इसका मान नहीं रख पाएंगे। तो इसी सूत्र से आप क्या करेंगे? ठीक है, सेल विभव निकालेंगे।
सेल आरेख, ठीक है, सेल आरेख, सेल डायग्राम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल डायग्राम। अब सेल आरेख कैसे प्रदर्शित करते हैं या सेल को कैसे निरूपित करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सीखना, ठीक है। तो चलिए, तो उससे पहले हम पहले सीख लेते हैं कुछ पीछे। ये हमने एक सेल बनाई हुई थी, तो उस सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मैं इधर लिखता हूं ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसे ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसे किससे प्रदर्शित कर रहे थे, तो इसे ई, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित कर रहे थे। और अभिक्रिया क्या थी, Zn, जो पहले सॉलिड था, बाद में ये कैसा हो गया है, ठीक है, बाद में ये कैसा हो गया, तो Zn डाई पॉजिटिव, और ये हो गया है इक्वस, ठीक है। और इसने क्या किया है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिड्यूस कर दिए, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम, ये अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभिक्रिया है वो एनोड पर होती है। कहाँ पर होती है, एनोड पर, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। इधर आ जाओ, अब चयन अभिक्रिया, ठीक है। अब चयन अभिक्रिया, इसे ई रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर होती है, तो ये कैथोड पर होती है। कहाँ पर, कैथोड पर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये कैथोड हमने किसका बनाया था, तो कॉपर का बनाया था। चलिए, तो Cu, अब ये कॉपर कैसा होता है, ये कॉपर हमेशा इक्वस होता है, तो Cu डाई पॉजिटिव, और ये कैसा है, इक्वस, ठीक है, जलीय। अब जैसे ये जलीय है, तो यही भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर से आते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने के लिए खाली बैठा होता है कि आओ भैया कोई, ठीक है। तो जैसे ये पहुंचा, जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचे, वैसे इसने इन इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, कॉपर ने ग्रहण कर लिया। इसे 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, दोनों इसने ग्रहण कर लिया, और ये कैसा बन गया है, सॉलिड कॉपर बन गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ही क्या कह सकते हैं इन्हें हम, इसे हम अर्धशैल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध सेल अभिक्रिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये एनोड और कैथोड पर होती है, ठीक है। और जो एनोड होता है वो हमेशा किधर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, किधर, बाईं ओर। एनोड हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर, ठीक है। और ये जो कैथोड होता है वो हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, दाईं ओर, ठीक है। अब इस पे आ जाओ भाई, सेल अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर जो हम जोड़ दें, तो हम क्या कहेंगे, उसे सेल अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो सेल आरेख भी नहीं, सेल अभिक्रिया। तो इन्हें जोड़, दोनों को जोड़ दें, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, तो ये बनती है Cu, ये बनेगी Cu एक्वस डाई पॉजिटिव प्लस Zn सॉलिड, ठीक है। और Cu सॉलिड डाई पॉजिटिव प्लस Zn, नहीं ये पॉजिटिव हट जाएगा इस पे, ये सॉलिड हो गया तो पॉजिटिव की आवश्यकता नहीं, डाई पॉजिटिव, और ये हो गया है इक्वस। ये जो अभिक्रिया है इसे बोलते हैं सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सेल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भाई,
सेल अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। तो और इसे हम क्या रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक ही बात है। रेडॉक्स का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन होती है रेडॉक्स अभिक्रिया की, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जो कि ये एक अच्छा उदाहरण दिख रहा है आपको। ठीक है, और डेनियस सेल की खासियत होती है, डेनियस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है। ठीक है, चलिए अब सेल डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो सेल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखिएगा, इसी को लेके बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होगा, देखना यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस अभिक्रिया को लाओ भाई। ठीक है, क्योंकि हमें इसे बाईं ओर लिखना है, तो ऑक्सीकरण वाले पार्ट को, तो जो Zn है, Zn सबसे पहले कैसा है? सॉलिड है। और Zn लिखने के बाद अब भाई अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो इस अवस्था और इस अवस्था दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा? एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, एक समांतर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हमने। ठीक है, और ये इसके बाद हम लिखेंगे Zn, ये कैसा है? इक्वस है, डाई पॉजिटिव। ठीक है, इक्वस डाई पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसके बाद ये हमने एक तरफ की अभिक्रिया लिख दी है जो बाईं ओर की थी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बीच में दो समांतर यानी कि पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन फिर खींचेंगे। ठीक है, इसे ये दो लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये जो दो लाइनें हैं वो अभिक्रिया या सेल के, ठीक है, डेनियल सेल के क्या करती हैं? लवण सेतु को, ठीक है, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। जो हमने दो पैरेलल समानांतर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई हैं वो लवण सेतु को प्रदर्शित कर रही हैं। अब दाईं ओर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? कॉपर था इक्वस। क्या था? कॉपर था डाई पॉजिटिव और इक्वस। ठीक है, इक्वस। ठीक है, अब दूसरे फिर से वही बात आ गई, एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। अब इसके इस तरफ दूसरी अवस्था यानी कि कॉपर सॉलिड, CuS। ठीक है, CuS। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल आरेख। क्या बोलते हैं? सेल आरेख बोलते हैं। तो अब इधर जो अभिक्रिया होती है, ये इधर क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है इधर। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे एनोड बोलते हैं भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, डेनियल सेल के केस में। और इधर वाली बात करें तो ठीक है, इधर क्या होता है? तो इधर अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। और इसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और कैथोड कैसा होता है भाई? कैथोड डेनियल के केस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, ये थी सेल आरेख। और ठीक है, अब ठीक है इतना। इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे यहीं पर। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर इसलिए करें क्योंकि गांव में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उससे वह इनका संपूर्ण लाभ उठा सकें। नमस्कार।